हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी कैसे हैं? वर्षा शर्मा गुड मॉर्निंग, पूनम तिवारी वेरी गुड मॉर्निंग, गीतांजलि गुड मॉर्निंग, रवि वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी अच्छे हैं और सभी स्वस्थ हैं। आज के हमारे डिस्कशन में हम प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आया था आरपीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कुछ डिस्कशंस हो चुके हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब आपको करना ये है कि अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो बहुत जल्दी से कोर्स ज्वाइन करिए और रेगुलर स्टडीज स्टार्ट कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा दुगर। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और ये एग्ज़ाम है, देखिए बहुत कम टाइम से और बहुत ही कम आती है, बहुत लंबा टाइम हो गया है इसे पिछली बार आए हुए। बेटर ये है कि अपनी स्टडीज़ है वो स्टार्ट कर दीजिए। रुद्रा सिंह, आप एक काम कर सकते हैं, एक कॉल कर लीजिए हमारे नंबर के ऊपर, आपको डिटेल मिल जाएगी सारी की सारी। और एचएच आरपीएससी के लिए मॉर्निंग और इवनिंग बैच अलग अलग नहीं होने चाहिए, बाकी आप डिटेल एक बार कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का डिस्कशन। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज लिख सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस हो चुके थे, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। इस क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपको पूछा है कि नोटोथाइलस की कौन सी स्पीसीज के अंदर कॉल्यूमेला नहीं होता। नॉन कॉल्यूमेटेड स्पीसीज ऑफ नोटोथाइलस इज। अब ये चीजें डिटेल के अंदर तब समझ में आएंगी जब हम डिटेल्ड क्लासेस पढ़ेंगे। आज हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, कॉल्यूमेला एक स्टेराइल टिश्यू होता है। जब आप स्पोरोफाइट को देखते हैं तो कुछ स्पोरोफाइट्स के अंदर सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू होता है, इसे कहते हैं कॉल्यूमेला। एक लंबा सा स्टेराइल टिश्यू होगा, शालिनी कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग, उसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं। अब ये कॉल्यूमेला कौन कौन सी स्पीसीज में प्रेजेंट है, कौन कौन सी स्पीसीज में एब्सेंट है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, इसे तो हमें सीधा सीधा लर्न करना पड़ेगा। तो जब आप क्लासेस करेंगे तो क्लासेस के अंदर इस तरीके की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिनको लर्न करना है सिर्फ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नोटोथाइलस लेवेरी। नोटोथाइलस लेवेरी के अंदर जो है वो कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है, बाकी सब के अंदर यहाँ पे दी हुई 2 स्पीसीज है उनमें प्रेजेंट होता है। मीरा यादव वेरी गुड मॉर्निंग, देवाराम जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको स्पोर के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है। और एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं एयर गन मैकेनिज्म। एयर गन मैकेनिज्म, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि गन की तरह बिहेव करेगी एक मैकेनिज्म जिसमें एयर का प्रेशर लगेगा। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सही आंसर है इसका स्फेग्नम। और कैसे ये मैकेनिज्म काम करती है वो मैं बता देता हूं। आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर स्फेग्नम में जब स्पोरेंजियम बनती है, स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर होती है तो इंटरनली, क्योंकि अंदर से ये पूरी की पूरी पैक है, इंटरनली टिश्यूज कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एयर सैक बन जाते हैं और एयर डेवलप हो जाती है। जब कंप्लीट ये मैच्योर हो जाती है तो ऊपर एक छोटी सी लिड जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर प्रेशर लगता है तो ये बहुत फास्ट, जैसे गन से निकलती है उस तरीके से स्पोर्स यहाँ पे डिस्पर्स होते हैं।
तो ये भी याद रखने वाली मैकेनिज्म, और ये आपको अच्छे से याद रह जाएगी क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके की मैकेनिज्म है, इसलिए ये इजीली याद भी रह जाती है। एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज प्रेजेंट इन स्फेग्नम। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी गुड मॉर्निंग। सज्जन कंवर जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटा इज जीरोफिटिक। जीरोफिटिक टेरिडोफाइटा कौन सा है? देखिए टेरिडोफाइटा जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, और जो भी बॉटनी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, आई होप सभी को आता होगा, और स्पेसिफिकली राजस्थान वालों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर ऐसे बहुत कम प्लांट्स हैं जो टेरिडोफाइटा भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो जीरोफिटिक भी हैं। जैसे कि एजोला है और साल्विनिया है। आपने देखा होगा कि एक वाटर बॉडी होती है और उस वाटर बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। एजोला एंड साल्विया कंप्लीटली एक्वेटिक प्लांट्स है। मार्सिलिया भी ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हावेवर थोड़ा बहुत ये टेरेस्ट्रियल भी है, लेकिन मेजरली ये भी एक्वेटिक प्लांट है। इक्विसिटम, अर्वेंस, सबको पता है इक्विसिटम जो है वो ड्राई एरिया के अंदर ग्रो करता है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इक्विसिटम अर्वेंस, राइट। और इसका ये डायग्राम भी बना हुआ है, एक फोटो मैंने ली है इंटरनेट से, आप देख सकते हैं कि ये एकदम सूखी हुई ड्राई एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है। ओके शकील अहमद, थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी जेनेटिक्स, और CSIR में भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्लास नोट से आए थे, मैंने देखा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज भी दिए हैं कि हमारे क्लास नोट से ही सारे क्वेश्चंस थे। तो ये चीजें आप अपने जूनियर्स को भी बताइए, और आप भी अगर वापस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं ऐसे कितने ही क्वेश्चंस आपको अभी गिनवा सकता हूं जो सीधे सीधे क्लास नोट से हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमारे क्लास नोट्स के अंदर हैं, और वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते थे एग्जाम के अंदर। सो सेलेक्टिवली अगर आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, और 54 के अंदर आपसे पूछा है कि आर्थर जे इमेज ने ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, वो किसके बेसिस पे था? सो ट्रैकियोफाइट प्लांट्स को कौन से बेसिस के ऊपर इमेज ने डिवाइड किया था? जब हम टैक्सोनॉमी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिस थे। लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सिंपल सा बस याद रखिएगा कि इमेज ने वेस्कुलर एनाटॉमी यूज करी थी, स्पोरेंजिया की पोजीशन को भी यूज किया था, और लीफ एंड स्टेम का क्या रिलेशन है उसको भी यूज किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सो 4th इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा एक टेरिडोफाइटा का ग्रुप हुआ करता था। ये टेरिडोफाइट्स हैं, और इनका एवोल्यूशन डेवोनियन पीरियड में हुआ था। डेवोनियन के अंदर जो है वो आए थे। अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से एक्सटिंक्ट कौन से हो गए। अनीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आंसर एक बार अगर आप देना चाहें, किसी को पता हो, देखिए ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से कोई तो ऐसा ऑप्शन है जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये नाम हमने पढ़ रखा है बुक के अंदर। जब कभी भी आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा तो ये नाम जरूर पढ़े होंगे, पैलियोबॉटनी के अंदर ये पढ़े होंगे। इसलिए ये आंसर अगर आप देना चाहें तो 1 मिनट का आपके पास में समय है, आप इसका आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं बताता हूं। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। पूनम तिवारी जी
ऑप्शन नंबर 4, गहलोत साइंस क्लासेस ने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है। और क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है पुराना, इसकी आंसर की भी आपके पास में है, तो आंसर की से आंसर देख के नहीं बताने हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप आंसर की से आंसर बता रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑप्टिंग ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। और रवनीत कौर ने 3rd दिया है। इक्विसिटम कैसे हो सकता है? पहली बात तो इक्विसिटम है वो स्फिनोप्सिडा का नहीं है, और दूसरी बात इक्विसिटम जो है वो तो आज भी जिंदा है। हम आज भी तो इक्विसिटम की स्लाइड्स बनाते हैं। कौन सा ऐसा है जो एक्सटिंक्ट हो चुका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लेमाइट्स एंड एनुलेरिया है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है कंप्लीटली, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। आपको कुछ स्टील्स और कौन से स्टील कौन से प्लांट के अंदर है वो पूछा है। जब हम स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के अंदर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्टील का डेवलपमेंट हुआ, कौन सी स्टील है वो कैसे होती है। यहां पे पूछा है प्लेक्टोस्टील, एक्टिनोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील और एम्फीफ्लोइक स्फिनोस्टील, और इनके सामने दे रखे हैं कुछ प्लांट्स के नाम, टेरिडोफाइटा के नाम। आपको करेक्ट पेयर देखना है। यह भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देखिए इसके अंदर लॉजिक है नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील है वो लाइकोपोडियम सरनम के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको क्लास के अंदर लिखवा दूंगा, तब आपको जो है वो सारे ऑप्शंस और सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा ऑफ टेरिडोफाइटा। प्रिज्मेटिक टिश्यूज पहले तो होते क्या हैं? प्रिज्मेटिक टिश्यूज एक तरीके के सेल्स है, टिश्यू है जो कि कैम्बियम से डेवलप होती है, और क्योंकि ये कैम्बियम से डेवलप होती है इसलिए इनको सेकेंडरी टिश्यूज भी कहते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज। और ये कौन से टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट है, इसका आंसर याद रखना पड़ेगा, आइसोइटिस के अंदर। सो आइसोइटिस टेरिडोफाइटा के अंदर ये प्रिज्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। डिटेल्ड हम जब पढ़ेंगे टॉपिक को तब देखेंगे। सो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, लिस्ट दे रखी है, मैच करनी है कि कौन सी स्टील है वो कौन से जेनेरा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी जब हम डिटेल में स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए देखिए, जो प्रोटोस्टील होती है वो सिलेजिनेला के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, प्रोटोस्टील इसका नाम है। फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए, धीरे धीरे चेंजेस आए, तो इससे नई स्टील्स हैं वो बनने लग गई। प्रोटोस्टील इज प्रेजेंट इन सिलेजिनेला। दूसरा जो साइफोनोस्टील है, इट इज प्रेजेंट इन इक्विसेटम, तो ए में 2 होगा, बी में 3 होगा। डिक्टियोस्टील इज प्रेजेंट इन टेरिस, और ये पॉलीसाइक्लिक है वो मेरेशिया के अंदर प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टील और कौन कौन से वो जेनेरा में प्रेजेंट है ये। अगला सवाल देखिए, द लिविंग मेंबर ऑफ विच फैमिली आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। चलिए इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। जरा बताइए कि कौन से टेरिडोफाइटा जो है वो लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, आंसर करिए अगर आपको आता है तो। ऐसे कौन से टेरिडोफाइटा हैं जिनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, गिवन 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन 1 है ऑस्मुंडेसी, जिसमें ऑस्मुंडा आता है। ओफियोग्लोसेसी, ओफियोग्लोसम आता है। मेरिशिएसी, मेरिशिया, और मार्सिलिएसी, मार्सिलिया। सो करेक्ट आंसर, Marsilia is not the living fossil. Soumya and Poonam,
मार्सिलिया नहीं है, लिविंग फॉसिल पूछा है आपसे। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्मुंडेसी, ऑस्मुंडा। याद रख लीजिएगा, बाकी डिटेल हम पढ़ने वाले ही हैं। यस, करेक्ट ऑस्मुंडा है, वो लिविंग फॉसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनार हाइपोथेसिस फॉर द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ मार्सिलिया वॉज प्रपोज्ड बाय। लेमिनार हाइपोथेसिस किसने दी थी? देखिए, लेमिनार हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या है, लीफ एंड स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम जा रहा है, जैसे सपोज करिए कि एक स्टेम है और एक स्टेम है, इससे कोई एक लीफ निकली हुई है, तो जब आप इंटरनली देखते हैं तो जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम है, वो इस तरीके से ब्रांच होकर के लीफ में भी चला जाता है। इसी से रिलेटेड है ये लेमिनार हाइपोथेसिस। और ये लेमिनार हाइपोथेसिस किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दे रखी है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बातें कर रखी हैं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कैंपबेल ने इसको एक्सप्लेन किया था अपने तरीके से, बॉवर ने किया था, इमेज ने किया था। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर लेमिनार हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टीलर थ्योरी किसने दी थी? बहुत सिंपल सवाल है और बहुत ही फेमस तरीके का क्वेश्चन है ये। बहुत सारी एग्जाम्स जो बॉटनी से रिलेटेड होती हैं उनके अंदर पूछा जाता है। स्टीलर थ्योरी वाज गिवन बाय वॉन टिगमैन एंड डुओलाइट। और ये स्टीलर थ्योरी है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब कभी भी आप किसी स्टेम का या लीफ का या रूट का एक सेक्शन कटिंग करते हैं, एक बार लीफ को छोड़ दीजिए, रूट का और स्टेम का जब आप टीएस कट करते हैं, सेक्शन कटिंग कट करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि चाहे रूट हो या स्टेम हो, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के चारों तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉर्टेक्स होता है वो स्टील को, जाइलम फ्लोएम को कवर करके रखता है। इसी से रिलेटेड जो है ये स्टीलर थ्योरी होती है। स्टीलर थ्योरी क्या कहती है कि रूट एंड शूट दोनों के अंदर ही जो स्टील होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके चारों तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब रूट और शूट के अंदर कोई रिलेशन है और इस फीचर को यूज किया जाता है स्टडी पर्पस के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉन टिगम एंड डुओलाइट। और बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे हमारे क्लासेस के अंदर। सो देखिए, बहुत सारे आंसर्स आए, वो बिल्कुल सही आए हैं। 2 2 2 सबने आंसर दिया है, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत फेमस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ टीलोम थ्योरी। अब ये टीलोम थ्योरी के बारे में देखिए, टीलोम थ्योरी क्या है। टीलोम थ्योरी कहती है कि जो फर्न्स के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर लीव्स होती हैं, द लीव्स, मीजोफिल और फर्न्स एंड सीड प्लांट्स इवोल्व्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम के एकदम टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं स्टेम के, इन्हें कहते हैं टीलोम। जैसे डीएनए के अंदर टीलोमियर होता है, तो टीलोमियर कहां पे प्रेजेंट होता है? टीलोमियर एकदम डीएनए के एंड पे प्रेजेंट होता है। तो वैसे ही स्टेम के एंड के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं उन्हें टीलोम कहते हैं। और इन टीलोम के अंदर मॉडिफिकेशन आता है तो लीव्स बनती है। स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द मेगाफिल्स, द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसके ऊपर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेगाफिल्स। इनके अंदर डेवलप होने का पैटर्न क्या है वो पूछा है आपसे। तो होता क्या है, सबसे पहले ओवरटॉपिंग होती है। ओवरटॉपिंग इन द सेंस कि कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं कि इन्हें आगे जाकर के मेगास्पोरोफिल बनानी है। फिर उसके बाद में प्लेनेशन होता है। प्लेनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इनके अंदर डिविजन्स होने लगते हैं। उसके बाद में
जेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जो जो सेल्स मेगास्पोरोफिल के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं वो एक साथ आकर के डिवाइड करना स्टार्ट करती है, रिडक्शन होता है और कर्वेशन होता है, वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है थोड़ी। ये करेक्ट सीक्वेंस है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल के अंदर। अभी के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नीलम, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे 9172226888, आप उसके ऊपर एक बार कॉल कर लीजिएगा, या हमारा ऐप है वो डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगा और आप अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत फेमस, बहुत सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। साइकस स्पाइनस इफेड्रा के अंदर जब माइक्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, तब उनके अंदर कितने सेल कंडीशंस होती हैं? द माइक्रोस्पोर्स इन साइकस स्पाइनस इफेड्रा आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एट, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जब स्पोर्स रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, तो कितने सेल के अंदर वो कितनी सेल कंडीशंस होती हैं? इसको याद करने के देखिए दो तरीके हैं, और दोनों तरीके बड़े सिंपल हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, बॉटनी के सभी स्टूडेंट्स को पता है, जब कभी भी हम ये 3 प्लांट्स के नाम लेते हैं तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं साइकस स्पाइनस इफेड्रा। मतलब ये नाम हमें बुक में भी ऐसे ही मिलते हैं, हमें लर्न भी ऐसे ही हो रखे हैं। जब भी हम इन 3 प्लांट्स का नाम लेते हैं तो अपने आप ऐसे ही निकलता है साइकस स्पाइनस इफेड्रा। हम साइकस इफेड्रा पाइनस नहीं बोलते, पाइनस साइकस इफेड्रा नहीं बोलते। आप कभी गौर करिएगा, जब आप कभी बोलते हैं तो साइकस स्पाइनस इफेड्रा ऐसे ही बोला जाता है। तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए साइकस स्पाइनस इफेड्रा 3 4 5 3 4 5। दूसरा एक बहुत सिंपल सा और लॉजिक लगा सकते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स हमारे काम आएंगे एग्जाम क्रैक करने के अंदर। इन सभी के नाम देखिए, C4 साइकस, P4 पाइनस, E4 इफेड्रा। अल्फाबेटिकली देखिए, ABCD के अंदर साइकस C जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है, ABC, और E जो है वो 5th पोजीशन के ऊपर ही आता है। तो अगर आप ऐसे भी लर्न करना चाहें, इस साइकस C से स्टार्ट होता है, 3rd नंबर पे C आता है, तो 3 इसके अंदर स्पोर्स होंगे, 3 सेल कंडीशन होगी। और इफेड्रा है वो E है, वो आता है हमारा 5 के ऊपर, तो उसके अंदर 5 कंडीशन मतलब 5 सेल स्टेज होती है। और पाइनस है वो तो बहुत पीछे आता है, शायद 16 नंबर पे P आता है या जो भी आता है ये, तो इतना तो होता नहीं है, तो बचा हुआ वो 4 हो गया। तो आप ऐसे याद करें या साइकस पाइनस इफेड्रा करके याद करें, बहुत सिंपल सा केस है ये। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, हम ऐसे ही कोई प्लांट का नाम नहीं दे सकते। तो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है ICBN, जिसका अभी तो नाम भी चेंज हो चुका है, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। इन्होंने एक आर्टिकल निकाला था, आर्टिकल 2931, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इफेक्टिव पब्लिकेशन कब होना चाहिए। मतलब इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या है? किसी साइंटिस्ट को एक नई स्पीसीज मिली, उसने उस स्पीसीज को स्टडी किया, किस तरीके के वो स्पीसीज है, कैरेक्टर्स रिजेंबल कर रही है अदर स्पीसीज के साथ में, मैच किया, उसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज उस क्लास के अंदर होनी चाहिए करके। फाइनली उसने नाम रखा साइंटिस्ट ने, और अब ये साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसी नाम से इस स्पीसीज को जाना जाए। तो इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव पब्लिकेशन वो होता है जब उस स्पीसीज का नाम किसी पेपर के ऊपर छप जाए, मतलब कि एक वैलिड पेपर के ऊपर अगर आ गया तो कहेंगे कि हाँ अब ये इफेक्टिवली पब्लिश हो चुका है। या तो कोई साइंस का जर्नल हो, कोई अच्छा न्यूज़पेपर हो, या कोई बहुत ऑथेंटिक बुक हो जिसके अंदर वो नाम आ जाए, मतलब कि प्रिंट हो जाना चाहिए वो नाम, उसे कहते हैं इफेक्टिव पब्लिकेशन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी the printed material is made available to the public through its publication in a journal। किसी भी तरीके से वो नाम प्रिंट हो जाना चाहिए,
तो उसे इफेक्टिव पब्लिकेशन कहते हैं। और इसके साथ और बहुत सारे रूल्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारी क्लासेस के अंदर। तो आप अगर प्रॉपर वे के अंदर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं अपनी स्टार्ट, तो डेफिनेटली आपको क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर पूछा है आपसे कि ऐसा कौन सा बॉटनिकल गार्डन है साउथ ईस्ट एशिया का जो कि लार्जेस्ट भी है, जो कि ओल्डेस्ट भी है। तो ये बॉटनिकल गार्डन है हमारा अपना इंडियन बॉटनिक गार्डन, हावड़ा के अंदर जो कलकत्ता में प्रेजेंट है। अभी इसका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज भी कर दिया गया है, जगदीश चंद्र बोस के नाम पे इनका नाम रखा गया है, और अभी जो है ये जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन भी कहें तो कोई गलत नहीं है, ये कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फ्लोरा ऑफ राजस्थान द फैमिली हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा एंड स्पीसीज इज। कौन सी फैमिली है जिसके अंदर मैक्सिमम जेनेरा, मैक्सिमम स्पीसीज, या यूं कहें सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो देखिए, अगर हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा सिंपल सा केस है कि अगर एक राजस्थान के मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 60% पार्ट जो है वो तो डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर ट्रीज होते नहीं हैं, और डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होती है मैक्सिमम ग्रासेस। सो जो ग्रास फैमिली है, पोएसी फैमिली है, इट इज द लार्जेस्ट फैमिली विथ रिगार्ड्स ऑफ राजस्थान। सो ये फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। आपको टाइपिफिकेशन जब पढ़ाया जाएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टाइपिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन कौन से टाइपिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि होलो टाइप क्या होते हैं, सिन टाइप क्या होते हैं, आइसो टाइप क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम कभी स्टडी के लिए फील्ड में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, एक स्पीसीज के ग्रो कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक प्लांट को पिक किया या उस प्लांट का कोई पार्ट है वो पिक किया और एक हर्बेरियम के ऊपर हमने इस तरीके से उसको स्टिच कर दिया, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको प्रिजर्व करके स्टिच कर दिया। अब ये जो हमारा हर्बेरियम शीट बना है, इस हर्बेरियम शीट के बारे में, इस हर्बेरियम शीट के ऊपर हम इस प्लांट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिख देंगे। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिखने का मतलब कि ये प्लांट के क्या क्या मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, सारे नहीं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट और मेन जिससे कि इस प्लांट को फ्यूचर में पहचाना जा सके कि ये कौन सा प्लांट है। उसके सारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन, और फिर हम इस हर्बेरियम शीट को रख देंगे लोगों को दिखाने के लिए, ताकि अगर किसी को इस तरीके का प्लांट मिले और कंपेयर करना हो तो वो इस हर्बेरियम शीट से कंपेयर करे। इसे कहते हैं होलो टाइप। होलो का मतलब कंप्लीट और टाइप का मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता हो, ओरिजिनल प्लांट मटेरियल से बना हुआ हो, उसे कहते हैं होलो टाइप। लेकिन हमें फ्यूचर के हिसाब से भी सोचना पड़ता है, कहीं ये होलो टाइप खराब हो गया तो, कहीं ये स्पेसिमेन टूट गया तो, चोरी हो गया तो, जल गया, डैमेज हो गया, खो गया तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इसी प्लांट का उसी साइट से और बहुत सारा मटेरियल लेके इसकी होलोटाइप की कॉपीज बना लेते हैं, और इन कॉपीज को भी हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। एक कॉपी हमने फ्रेंड को दे दी, उसने अपने हर्बेरियम में रख ली, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल हमारे पास है क्योंकि हमने कलेक्ट किया था। ऐसे ही 2-4 कॉपी हमने अपनी अलमीरा के अंदर रख ली कि चलो अगर किसी और को देनी पड़ी तो दे देंगी, या होलोटाइप डैमेज हो गया तो उसकी जगह वापस रख देंगे। तो इनके लिए अलग अलग तरीके के जो है वो टर्म्स यूज किए जाते हैं।
क्वेश्चन में पूछा है कि जब कोई कोई ओरिजिनल मटेरियल अवेलेबल ना हो और अगर हम सेम लोकेलिटी से कोई दूसरा स्पेसिमेन कलेक्ट करके उसे सर्व करें एज ए टाइप, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे हम क्या कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज टोपोटाइप। उसे हम कहेंगे टोपोटाइप, राइट। आइसोटाइप है वो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। लैक्टोटाइप है वो उस केस में यूज किया जाता है जब आइसोटाइप जो है वो डैमेज हो जाता है या फिर जो है वो मिलता नहीं है, खो जाता है। और नियोटाइप जो है वो एक नया मटेरियल बना करके फिर से रखा जाता है। ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो आप टाइपिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएंगी। अभी के लिए हमारा आंसर जो है वो है टोपोटाइप। वेरी गुड मॉर्निंग सोनू कुमार यादव जी। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर भी दे रखे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा और बहुत ही सही क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, ये आंसर आपको आना चाहिए। Which date is taken for the purpose of rule of priority as the starting point of spermatophytes? कौन सी ऐसी डेट है इसको लिया गया है या इसको हम रेफरेंस डेट की तरह यूज करते हैं? देखिए क्या होता है कि कैरोलस लीनियस ने अपने बुक्स के अंदर एनिमल्स का और प्लांट्स दोनों का बहुत अच्छा खासा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने बहुत सारे स्पीसीज के नाम दिए थे। कैरोलस लीनियस से पहले भी कुछ लोगों ने नाम देना स्टार्ट किया था। जब आईसीबीएन बना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बना, और उन्होंने डिसाइड किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से होना चाहिए, कुछ रूल्स दिए गए। देखा गया कि जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो नाम लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करके लिखे हुए हैं। और इनकी जो बुक की डेट थी वो थी 1 मई 1753। ये डेट आपको याद रखनी है। 1 मई 1753। इस डेट के पहले के जितने भी नाम थे वो इनवैलिड हो गए, नए तरीके से उनके नाम रखे गए। और इससे पहले अगर कोई इनकरेक्ट नाम दिया हुआ है तो वो इनकरेक्ट नाम एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसके बाद के कोई भी नाम जो दिए गए हैं वो वैलिड आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। सो ये डेट है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर। 1/5/1753, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगेन कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माना है ऐसा कि एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन जिम्नोस्पर्म से हुआ, कोई मानता है टेरिडोफाइटा से हुआ, कोई मानता है ब्रायोफाइटा से हुआ, कोई मानता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उससे एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ। तो उन्हीं साइंटिस्ट की अलग अलग ये थ्योरीज दे रखी है। हमें ये देखना है कि लिस्ट कहां मैच हो रही है हमारी। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर एक ग्रुप है बेनिटाइटेल्स, ऑर्डर है बेनिटाइटेल्स। ऐसा माना जाता है कि एंगलर एंड प्रेंटल मानते हैं कि एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन बेनिटाइटेल्स से हुआ है, तो इनकी थ्योरी है बेनिटाइटेल्स थ्योरी। दूसरा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सेपोर्टा एंड मैरियोन ये बिलीव करते हैं बेनिटाइटेल्स ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन में। देन इसके बाद में वेस्टियन कोड्स है, उनके अकॉर्डिंग नीटेल्स ग्रुप से एंजियोस्पर्म बने हैं। नीटम आपने नाम सुन रखा होगा। देन कॉनिफेरेलियन एंसेस्ट्री, एंगलर एंड प्रेंटल मानते हैं कि कॉनिफर से एंजियोस्पर्म बने हैं। और टेरिडो स्पर्मियन एंसेस्ट्री लॉन्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माना। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि उम्मीद है अगली बार इन चारों को इस तरीके से ना दे करके किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट और उसकी थ्योरी को पूछ लिया जाए। तो ये आप नोट डाउन भी करिएगा अपने नोट्स के अंदर और इसे लर्न भी करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर पूछा है कि ऐसे कौन से जेनेरा हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं।
तो अब ये तो याद करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। सो इसका सीधा सीधा आंसर आप याद ही कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लेग्नेरिया, बेनिनकासा एंड मेलोटस, ये 3 ऐसे जेनेरा हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके अंदर लीव्स डिस्टिंग्विशेबल होती है शीथ एंड ब्लेड के अंदर? आपके सामने ये डायग्राम भी दे रखा है, देखिए लीफ के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे शीथ कहते हैं, और जो खुली हुई लीफ होती है उसे ब्लेड कहते हैं। इतना तो अपने को पता है। जैसे कि ये लीफ है खुली हुई, इसे तो हम कहेंगे ब्लेड, और नीचे से कुछ इस तरीके से ये होती है जिसके अंदर स्टेम होता है, मतलब स्टेम के चारों तरफ एक कवरिंग जैसी बनाती है, इसे शीथ कहते हैं। आप ये डायग्राम भी देख के अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये डायग्राम कौन से प्लांट का लगता है आपको, मतलब कौन सी फैमिली के प्लांट का लगता है। सो कुछ आंसर्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया जा रहा है, पोएसी फैमिली। बिल्कुल सही बात है, ग्रासेस में होता है, बिल्कुल पोएसी फैमिली ग्रास फैमिली ही है, तो पोएसी फैमिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने अभी अभी दिवाली के ऊपर जो है वो जब लक्ष्मी पूजन किया था तो गन्ना तो कम से कम आपने यूज किया होगा, और गन्ने के अंदर आपने देखा होगा कि जिसकी लीव्स मुड़ी हुई भी होती है लेकिन ऊपर ही ऊपर से वो प्रोटेक्टिंग शीथ की तरह भी प्रेजेंट होती है। अदरवाइज हम सभी लोग जो है वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो हमने गेहूं का प्लांट देखा होगा, बाजरा देखा होगा, और ऐसे और भी ग्रासेस टाइप के देखे होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, फैमिली दे रखी है और कौन से ऑर्डर से वो बिलोंग करते हैं आपको मैच करना है। ये तो बहुत सिंपल सा हमारा सवाल है। एस्क्लिपिएडेसी जेंटियनेल्स ऑर्डर से बिलोंग करती है। कुकुरबिटेसी फैमिली है वो पैसिफ्लोरेल से बिलोंग करती है। लेगुमिनेसी है वो रोजेल्स से बिलोंग करती है, और यूफोरबिएसी है वो यूनिसेक्सुअल से बिलोंग करती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने एंजियोस्पर्म अगर पढ़ा होगा तो ये सवाल तो आपको पक्का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला सवाल दे रखा है कि हचिनसन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि उन्होंने प्लांट्स को हैबिट के बेसिस के ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो हर्बेसियस हैं उनको हर्ब्स, और जो वुडी हैं उनको अलग कर दिया। ये चीज सबसे सही बात, मतलब गिवन ऑप्शन के अंदर ये सही है, और हचिनसन का यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी रहा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन, तख्ताजन का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इट इज नॉट अकॉर्डिंग विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है। तख्ताजन का जो क्लासिफिकेशन है वो एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, बहुत लेटेस्ट तरीके का क्लासिफिकेशन है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है, स्टडी करके रखी है इन्होंने। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब इनका क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है। एंगलर एंड प्रेंटल हैव रिगार्डेड एमेंटिफेरी एज द एडवांस्ड ग्रुप। ये भी बात सही नहीं है। अब डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब ये क्लासिफिकेशन जब देख रहे होंगे तब। अभी के लिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, आप इसे करेक्ट कर ले, बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। चलिए अगला सवाल, नंबर ऑफ फर्टाइल स्टेमन एंड स्टेमिनोइड इन टमरेंडिस इंडिकस इज। टमरेंडिस इंडिकस इमली का बॉटनिकल नेम है। इमली जो है वो लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है। लेगुमिनोसी फैमिली का अगर आपने फ्लावर स्टडी किया हो एमएससी के अंदर, बीएससी के अंदर, आपने देखा होगा कि टोटल 10 स्टेमन होते हैं।
10 में से जो 3 होते हैं वो तो होते हैं स्टेराइल और 7 जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। लेकिन इमली के अंदर, टेमरेंडिस के अंदर टोटल 3 स्टेमन तो ऐसे हैं जो फर्टाइल है, बाकी के 4 स्टेमन है वो स्टेमिनोइड है, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोइड कहते हैं। ये हम डिटेल में जब फैमिलीज पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। इमली के अंदर टोटल 10 स्टेमन नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस चीज के अंदर कि इमली फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, 10 स्टेमन होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस मोनोएडल्फस स्टेमन एंड एपोकार्पस गाइनोशियम। मोनोएडल्फस स्टेमन तो प्रेजेंट होते हैं मालवेसी फैमिली में भी, गुड़हल फैमिली जो है उसमें भी होते हैं, लेकिन एपोकार्पस गाइनोशियम ये किस में प्रेजेंट होती है? अगर आपने कभी कैलोट्रोपिस का फ्लावर देखा होगा, हालांकि वैसे तो कैलोट्रोपिस है वो डेजर्टियन एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, और कैलोट्रोपिस है उसको हम हाथ भी नहीं लगाते क्योंकि कुछ लेटेक्स जैसा निकलता है जिसकी स्मेल जो है वो भी नहीं जाती, और वो ऐसे थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है तो हम हाथ नहीं लगाते। बट फिर भी जब आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवजी की पूजा करने के लिए हम आकड़े का फ्लावर यूज करते हैं। आकड़ा इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। एट दैट टाइम अगर आपने ये देखा होगा इस तरीके का कुछ फ्लावर होता है जिसपे थोड़ी थोड़ी पर्पलनेस आई हुई रहती है, ऐसे थोड़ा सा पर्पल कलर का भी दिखाई देता है, मतलब पर्पल एंड वाइट कलर का अच्छा सा, ऐसे अब एग्जैक्ट नहीं बनेगा लेकिन आपने कैलोट्रोपिस डेफिनेटली देखा होगा। और बीच में आप देखेंगे तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। करेक्ट आंसर हमारा यहां से बन जाएगा कैलोट्रोपिस। सो ये हो गया हमारे पास में आंसर। और हमारे आज के डिस्कशन के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द डिस्कशन। अगला डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेकर के आएंगे हमारे सर, तो आप वो भी ज्वाइन करिएगा। और आरपीएससी का प्रॉपर जो प्रिपरेशन करना है तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, अच्छे से स्टडीज स्टार्ट करिए, फोकस करिए। चलिए थैंक यू।